नमस्कार कर्नल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। आपको दर्शकों को धन्यवाद। सर, जिस दिशा में इस वक्त ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका का युद्ध बढ़ रहा है, ईरान मानने को तैयार नहीं है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब अमेरिका अपनी नाक बचाने के लिए न्यूक वेपन का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि नेवादा इलाका है अमेरिका का, जहां पर कहा जाता है कि उन्होंने अपने न्यूक वेपन्स रखे हुए हैं। वहां पर टेस्टिंग की खबरें आ रही हैं, क्योंकि 24 घंटे में 100 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। न्यूक तो दुनिया में डराने के लिए बने थे, ताकि उनके बैकड्रॉप में कोई बड़ी लड़ाई एक लिमिट को क्रॉस ना करे, और दुनिया ने उसको फॉलो किया है। इनफैक्ट पुतिन साहब ने भी उसको यूक्रेन में शुरू में काफ़ी झटके लगने के बावजूद उसको उस ऑप्शन की तरफ नहीं देखा। लेकिन ट्रंप ट्रंप है, कुछ भी हो सकता है। अब ये देखिए, एक खबर इसका ईरान से भी आ रही है झटकों की। काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा भी, तो ईरान अपने आप में ही एक अर्थक्वेक जोन में बैठा हुआ है, तो वहाँ अर्थक्वेक आते रहते हैं। यूएस को हथियार न्यूक टेस्ट करने की ज़रूरत आई डोंट नो, बिकॉज इनके पास जितने 5,000 कुछ हथियार और जो वॉर हेड्स हैं, 98 तक तो टेस्ट करते रहे हैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मुझे कहा नहीं जा सकता, बट इतना ज़रूर है कि एक फ्रस्ट्रेशन सेट इन हो रही है। और इस फ्रस्ट्रेशन के बारे में हम जैसे नॉर्मल कॉमनर पहले ही कह रहे थे कि मत पंगा लो ईरान से, काइनेटिक पंगा नहीं लेना, क्योंकि ईरान तो बर्बाद कर दोगे आप। नेचुरली एक बड़ा बुल्ली है, उसके आगे एक देश है जिसको अपने 47 सालों से सैंक्शन लगा के रखे हैं। और अभी मार्क रूबियो ने खुद कहा कि वो एक महीने में 1,000 मिसाइल्स और ड्रोन पैदा कर लेते हैं, और हम तो 6 और 7 ही करते हैं, तो मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, आई मीन। तो ये तो क्लियर था कि आप अपने घर से 6,000 किलोमीटर दूर जाकर लड़ाई लड़ रहे हो, ऐसी लड़ाई जिसके लिए आपके पास कारण कोई नहीं है। पिछले साल आपने कहा न्यूक्लियर 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 होने वाला है, न्यूक बस बनने वाले हैं। फिर आपने स्टेटमेंट दिया बॉम्बिंग करके कि हमने, अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ऑब्लिटरेट कर दिया, जिसको हिंदी में कहें कि सत्यानाश, खत्म कर दिया, झाड़ू फेर दिया। फिर आप 6 महीने नहीं गुजरे तो आप बोलने लगे थे प्रोटेस्ट इतने हो रहे हैं, प्रोटेस्ट में आप लोगों को मार रहे हो, तो आपको कुछ सीधा करना पड़ेगा। 2 दिन और आगे को निकले तो फिर बोलने लगे जी देखो, वो जो जज जो सजाए मौत दे रहा है, वो 800 कुछ लोगों को फांसी, वो नहीं पॉसिबल, नहीं होना। खुद इन लोगों ने लोगों के साथ क्या किया है, मिलियंस मिलियंस मरवाए हैं इन्होंने वेस्ट एशिया में। ईरान इराक युद्ध किसने कराया, कुवैत वाला पंगा किसने खड़ा किया, उसके बाद इराक में कौन घुसा, और इराक को गुस्से इतना उसको गंद डाला, जो इस बार फिर मुझे पड़ता हुआ नजर आ रहा है कि उसकी पैदावार हुई आईएसआईएस। और आईएसआईएस ने कितने लोगों के गले काटे, कितनी लड़कियों के साथ क्या किया, ये सारा खून इनके सिर के ऊपर है। मुझे ईरान को डिफेंड करने का कोई ज़्यादा शौक नहीं है, लेकिन अगर आप हिस्ट्री में जाएं, एक टाइम था ईरान और इसराइल इकट्ठे बैठ के अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करते थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे। और ईरान में काफ़ी सारे ज्यूज रहते थे। फिर 79 हुआ, और 79 इसलिए हुआ कि जिस जिस लोगों के साथ अमेरिका और इसराइल दोस्ती कर रहे थे, शाह सरकार वो इतनी करप्ट थी कि उसने इतना लूट लिया ईरान को। ईरान पढ़ा लिखा देश है, सिविलाइजेशन है, पर्शियन है, दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स हैं इनके पास आज भी, और पूरे वेस्ट एशिया में सबसे पढ़ा लिखा देश ईरान है। टर्की अपने को ज़्यादा मॉडर्न मानता है, लेकिन ईरान भी 70s में शाह के टाइम पे वेस्टर्नाइज था टोटली। फिर इन्होंने लोगों की अपनी चाहत थी कि वो खुमैनी को लेके आए, आई मीन इन फंडामेंटलिस्ट को लेके आए, तो आपने पंगे लेने शुरू किए, आपकी एम्बेसी को रोक लिया, बंद कर लिया। फिर आपने एक रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया, अमेरिका ने, ऑपरेशन फेल हो गया, तो नाक कट गई। तो अमेरिका को ईरान से वो खुंदक है कि हमें एक देश ने थप्पड़ मारा था मुंह पे, जिसका जवाब हम नहीं दे पाए। दूसरा बचा इसराइल, वही इसराइल जो उनका दोस्त था 91 में, सेम बीबी नेतन्याहू, हमारे देश का अच्छा, मोदी साहब का फ्रेंड है, वो सब कुछ मैं मानता हूँ। बट 91 में इन्होंने बोलना शुरू किया कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर डिवाइस बनाने में कुछ हफ्ते रह गैप है बस। कहाँ 91, कहाँ 26। और इसी खुमैनी ने आज से 32-33 साल पहले फतवा जारी किया था कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर टेस्टिंग और न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। लेकिन क्या है ना, आपने जिसको उड़ाना है उसको उड़ाना है, ये आप पहले सोच लेते हो। नॉर्थ कोरिया वाला बैठा हुआ सरेआम बना के न्यूक्लियर वेपन, कोई देख ले उसकी तरफ, मुंह उठाता है कोई? जो अपनी चाचे को कुत्तों आगे फेंक देता है, कभी अपने फादर को कहीं टांग देता है। तो इनको क्या है कि ईरान को इन्होंने गुंडे की तरह ट्रीट किया, और उसकी गुंडागर्दी दिखा के अमेरिका ने खुद
पूरे गल्फ में अमीर कंट्रीज को अपने हथियार बेचे। सऊदीज, यूएई, इनके पास F-35 हैं, उड़ाने के लिए पाकिस्तानी है, उड़ाना नहीं आता। ये लोग खरीदते हैं अमेरिका को खुश करने के लिए, और जस्टिफिकेशन क्या देते हैं कि अगर हम नहीं खरीदेंगे अमेरिका हमें बचाएगा नहीं, और देखो ईरान हमें खा जाएगा। और अब हुआ क्या, जब ईरान ने ठोकना शुरू किया वापस, तो सऊदी अरबिया वाले कल कह रहे हैं कि अमेरिका ने हमें धोखा दे दिया, क्योंकि सारा एयर डिफेंस का जो रुख था वो इसराइल को बचाने में लगा दिया और हमारे ऊपर गोले गिर गए। और जो 3 इनके जो जहाज गिरे हैं कल, F-15 मॉडर्न वेपन है, कोई ऐसे नहीं है कि वो ऑब्सलीट बाबा आदम के ज़माने का जहाज है, ईगल बोलते हैं उसको। 3 अपने मुंह से बोल रहे हैं। तो हम सबको पता है कि जब कोई कंट्री 3 बोलती है तो उस कितने हो चुके होते हैं। अब सवाल ये आता है कि 3 गिरे कैसे, और यहाँ पे रशिया और चाइना का रोल क्लियर नज़र आता है। अब उन वीडियोस को आप देखेंगे तो उनको किसी इसराइल ने आके फोड़ा नहीं है, कि मिसाइल आके लगी नहीं, जहाज ऊपर उड़ रहा है, उसका पलटियां मारना शुरू हो गया, फिर उसको आग लग गई और ढुम करके नीचे गिरा। ये टिपिकल साइन है कि इसके ऊपर एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यूज हुआ है। और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन जिसमें लेजर आती हैं, जैसे माइक्रोवेव आती हैं, ये टेक्नोलॉजी रशिया और चाइना दोनों के पास है, अमेरिका के पास भी है और हमारे पास भी है। तो जब मैं पहले कहता था कि ये इनकी मदद के लिए आएंगे, बिकॉज रशिया और चाइना इस पे एहसान नहीं करेंगे ईरान पे, वो अपनी इंटरेस्ट देखते हुए वेस्ट एशिया का जो लास्ट पोस्ट उनके पास बचा हुआ ईरान, उसको वो सपोर्ट करेंगे। तो अब ये जब इतना हो रहा है और सेलर मर गए, वो भी 6 बोल रहे हैं, कितने मरे पता नहीं, एम्बेसीज यहाँ जहाँ पे इन्होंने फोड़ी हैं। और देखिए लोग कह रहे हैं ईरान जो है वो सिविल एरिया को मार रहा है। अमेजोन के डेटा सेंटर के बगल वाले, उसी बिल्डिंग के बगल वाले फ्लोर, उस पे रूम में सीआईए का ऑफिस था। तो जब उसने सीआईए का ऑफिस फोड़ा तो साथ में अमेजोन का डेटा सेंटर भी उड़ गया। तो ईरान ने एक्चुअली वहाँ वहाँ मार की है जहाँ जहाँ पे अमेरिका की प्रेजेंस है। और ये जिन लोगों को लगता है कि सारी जासूसी का जो जिम्मा है वो वेस्ट एशिया में सिर्फ मोसाद के पास है और सीआईए के पास है, ऐसा नहीं है। ईरान के पास भी इतनी खबर है कि उसको पता कि कौन सी बिल्डिंग की कौन सी फ्लैट में या उस रूम में इनका सीआईए का ऑफिस है, तो हमें उनको भी ग्रांट करना चाहिए। तो ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 24 घंटे में, जिसमें अरब भी थू थू करने लगे अमेरिका के मुंह पे, और जो इसराइल की घंटी बजी है वो तो किसी को पता ही नहीं है। पिछले साल जून में जब ईरान ने इनको मारना शुरू किया था फेज 2 में, तो 486 486 बिल्डिंग्स टूट गई थी इसराइल की। इसराइल है कितना, हमारे जम्मू जितना है। किसी प्रेस ने आज तक वो रिपोर्ट बाहर नहीं निकाली। कोई वीडियो कहीं से आ गया तो आ गया। अभी कल वीडियो आया जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल के ऑफिस को उड़ा दिया। तो ये डेवलपमेंट देखते हुए जो आप कह रही हैं उस अंदेशे से हम बिल्कुल 100% मना नहीं कर सकते, बिकॉज ईरान सुसाइडल मोड पे है। उसने कहा भाई मैं तो मरा ही मरा, मेरे को तो तुमने छोड़ना तो है नहीं, मैं तुम्हें लेके डूबूंगा साथ में। अगर यूएन के किसी, पहले भी आपके प्रोग्राम में बोला है, यूएस के जो फ्लीट घूम रही है अब्राहम लिंकन, उसके अगर किसी जहाज को इसने डुबो दिया तो अपना नाक और विसाख बचाने के लिए अमेरिका कुछ भी कर सकता है। और अगर नहीं किया और डर्टी बॉम्ब कहीं डाल दिया ईरान ने, क्योंकि जिसके पास यूरेनियम है ना, चाहे वो 80% इनरिच हो गया, 60% भी हो, जो ऑलरेडी कंफर्म्ड है, ईरान का 80% के आसपास है, वो नॉर्मल आर्टिलरी के गोले के अंदर डाल के, नॉर्मल जो हम फायर करते हैं उसमें अगर फायर कर दिया जाए, जहां वो गिरेगा देखने में कुछ पता नहीं चलेगा, नॉर्मल गोले की तरह गिरेगा, धमाका होगा, आग निकलेगी, खत्म। लेकिन उसके बाद फिर लोगों को, वहां पे लोग मरने शुरू हो जाएंगे कैंसर और दूसरी बीमारियों से, जिसमें टाइम लगेगा, वो 2 से 3 महीने के बाद पता चलेगा। तो ऐसा कुछ भी सिचुएशन बनती है अंजू जी, तो एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ हम ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं नहीं, नहीं होगा, होगा कंफर्म, ये भी मुश्किल है, लेकिन चांसेस बढ़ गए हैं। अगर आपके सवाल का ये था, तो इतनी बड़ी बैकग्राउंड मैंने इसलिए बताई कि ये चांसेस बढ़ गए हैं जी। पर कर्नल साहब, जैसे कि ईरान को क्या ये माना जाए कि इन लोगों ने अंडर एस्टिमेट कर लिया? ईरान बार बार कह रहा था मैं वेनेजुएला नहीं हूं, मुझे वेनेजुएला समझने की गलती मत करना, और 4-5 दिन से वो सस्टेन कर रहा है। आप देखो, सबसे ज्यादा तबाही तो उसने यूएई में मचाई है। वहां ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट कर रहा है, 200-300 से ज्यादा ड्रोन वहां पर दागे गए, वहां पर कितनी मिसाइलें दागी गई। ये मतलब वहां पर सबसे ज्यादा निशाना क्यों? क्योंकि वहां पर आपको लगता है कि वो बिजनेस हब है सभी कंट्रीज का, अमेरिका का। अमेरिका के सारे मल्टीनेशनल यूएई में हैं, उनके ऑफिस हैं, अमेजोन से लेके एप्पल से लेके सबका। और
कुछ दुबई में हैं, कुछ अबू धाबी में हैं। तो जब आप उनको फोड़ोगे तो अमेरिका की बिजनेस कम्युनिटी ट्रंप के ऊपर कितना प्रेशर डालेगी, ये हम सब समझ सकते हैं, बिकॉज यही कम्युनिटी है जो पैसे देती है और ये लोग इलेक्शन जीतते हैं। और एंड ऑफ द डे अगर आपका बिजनेस सफ़र कर रहा है तो आप अपने देश के अंदर बोलोगे। अमेरिका के अंदर आज ट्रंप की पॉपुलैरिटी 27% रह गई है, जो आज तक के इतिहास में किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट की सबसे कम है। मिड टर्म में क्या हो जाएगा, इस आसार नज़र आ रहे हैं। तो यूएई को इसलिए टारगेट कर रहा है ये। और दूसरा तरीका ये रीज़न ये भी है कि यूएई और इसराइल काफ़ी क्लोज हैं, और हम भी जो I2U2 हमारा जो एक अलायंस है, नॉन मिलिट्री है अभी तक, जिसमें इंडिया, इसराइल, यूएई और यूएस है, जिसके माध्यम से हम इस अरबिन सी को, जो वेस्टर्न इंडियन ओशन को, उस पर हम निगाह रखना चाहते हैं। तो वो उसकी दुश्मनी इसलिए भी है यूएई के साथ। अदरवाइज यूएई क्या कर रहा था, कतर की तरह पैसा, देखो कतर भी बड़ा अमीर देश है, सबसे अमीर है इन सब में, वो यूएस की गोद में बैठा हुआ था। यूएई जो था वो यूएस की गोद में तो था ही था, उसने इसराइल के साथ नज़दीकियां बढ़ा ली, उसके बाद उनका प्रिंस यहाँ आया, तो वो क्लियर एक एक्सिस बन रहा है भारत का, इसराइल का, यूएई का, और पीछे सपोर्ट है यूएस की। तो इसलिए भी ईरान उसको ज़्यादा ठोक रहा है। प्लस उसके पास एयर डिफेंस की बहुत कमी है ही नहीं इनफैक्ट। पर अगर दो देश हैं पूरे वेस्ट एशिया में जिनके पास, इनका इसराइल और ईरान को छोड़ के, जिनके पास आर्मी या फोर्स है लड़ने की, आर्मी नहीं है बेसिकली, आर्मी तो है सऊदीज़ के पास, बट वो बेसिकली यूएई और सऊदी है, इनके पास एयरफोर्स है, उड़ाने वाले चाहे पाकिस्तानी हैं, तो वो हो सकता है कि वो भी इस बैटल वॉर को ज्वाइन करें। अगर ज्वाइन कर गए तो फिर तबाही और मचेगी, क्योंकि ईरान तो है ना, देखो ईरान की ये पोजीशन है कि मैंने तो मरना है भाई। और इन लोगों को क्या है कि कुर्बानी दे के और जिहाद लड़के रमज़ान के महीने में जन्नत तो कन्फर्म है। हुरे वूरे इनके चक्कर में भी शिया भी बोलते रहते हैं, हुरे इनको भी मिलेंगी, तो इनको कोई परहेज नहीं है इस चक्कर में। लेकिन क्या वेस्ट उसको संभाल पाएगा, क्या इसराइल सर्वाइव करेगा? बिकॉज ईरान तो आप कह लो हमारी भारत की तरह बड़ा लंबा चौड़ा देश है, इसराइल तो कुछ भी नहीं है। इसराइल तो बांग्लादेश से भी बहुत छोटा है। हम कहते हैं बांग्लादेश को ऐसे निकल जाएंगे जिसे मन करेगा। तो ये बहुत ही गंद मच गया। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक्चुअल लड़ाई होगी, क्योंकि मुझे लग रहा था प्रेशर प्रूशर डाल के करके, और फिर जब खबरें आने लगी कि ईरान लगभग सारी शर्तें मान रहा है अमेरिका की, तो लगा कि अब ठीक है, अमेरिका का भी नाक बच जाएगी और यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन जब वो सारी शर्तें मान गया, एक आधा पॉइंट बचा, अमेरिका का 10 दिन का टाइम है, अब सोच लो, और दूसरे ने अटैक कर दिया। और अभी अमेरिका का एक्स असिस्टेंट डिफेंस सेक्रेटरी कह रहा है कि ये डेट अटैक की जो है, ये 25 दिसंबर 1925 2025 को ही तय कर दी गई थी। इसका मतलब जितना इन्होंने ट्रांजेक्शन जो की नेगोशिएशन टेबल पे, वो सब फ्रॉड था। तो इससे एक रेपुटेशन को हिट लगता है, क्योंकि दूसरी बार हुआ है। 7-8 महीने पहले हमास वाले बात करने आए थे कतर में, और बात करते करते बीच में इसराइल ने उनको बम किया था। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया किसी बड़ी पावर से कल निगोशिएट ही नहीं करेगी। इसका मतलब पुतिन जो है वो अमेरिका से बातचीत कर रहा था यूक्रेन के बारे में, अब वो भी सोचेगा यार इसका भरोसा क्या है। हाँ। तो इसके बड़े लार्जर रिप्रिकॉशंस हैं, हमें ये दुनिया में नजर आएंगी। बाकी जो हरमुज का जो इन्होंने खाड़ी रोक दी, उसका इम्पैक्ट तो हम सब पे होने वाला है। हम बच जाएंगे बिकॉज मोदी जी को गाली निकाल ले जितनी निकालनी है, पर उन्होंने अपना काम किया हुआ है। हम वेनेजुएला से तेल ले रहे हैं, हम रशिया से तेल ले रहे हैं, हम अफ्रीकन कंट्री से, कनाडा से, हम ऑल्टरनेट जो सोर्सेज कर रहे हैं, अरेंज कर चुके हैं। इनफैक्ट सप्लाई लाइंस में थोड़ा टाइम लगता है सेट होने में, बट ओवरऑल जैसे यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई थी तो लोग अफ्रीका में भूखे मरे थे, क्योंकि यूक्रेन का अनाज जो एक्सपोर्ट होता था वहाँ पहुँचा ही नहीं। आजकल यही तो प्रॉब्लम है, पहले लोग अपने गाँव में रहते थे, खुद ही खाते थे, खुद ही कमाते थे, खुद ही उगाते थे। आजकल क्या है कि आपकी डिपेंडेंस इतनी बढ़ गई हुई है कि किसी सोर्स से अगर कोई चीज़ ना आई टाइम से, तो आप तो एकदम से विक्टिमाइज हो जाते हो। तो अगर तेल अगर बंद रहा 1 महीना, 1 महीना क्या 2 हफ्ते भी बंद हुआ, तो आपको 125-130 डॉलर बैरल जाता हुआ नजर आएगा, जिसका इफेक्टली मतलब ये होगा कि 1.5 से 2 गुना आपका डोमेस्टिक ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे। भारत सरकार ने साफ भी किया है कर्नल साहब कि 25 दिन का क्रूड ऑयल का रिजर्व भारत के पास है, इसलिए भारत में अभी कोई पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए नहीं जाएंगे। 25 दिन का रिजर्व है,
तब तक तो मुझे लगता है इनफ टाइम है उनके पास, कहीं और से, जैसे आप कह रहे हैं कि कहीं और से भी खरीदा जा सकता है, तो वो ऑप्शंस तो है। तो ये जो हाँ, हमारा विपक्ष शोर मचाने लग गया था ना कि अरे देखो स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज बंद हो गया, अब तो यहाँ पे तेल के दाम बढ़ा देंगे मोदी सरकार, डीजल के दाम बढ़ा दे, तो उनके मुंह पर भी ताला फिलहाल लगा दिया पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने। हमारे पास 70 दिन का रिजर्व है अंजू जी। 25 तो सरकार इसलिए बोल रही है कि चलो कुछ बोलना है, बट हमें पता है सबको कि 70 दिन का लगभग हमारे पास रिजर्व है, क्योंकि हमारे उसमें सऊदीज और यूएई की स्टोरेज फैसिलिटीज भी हमारे पास है। उनका कुछ तेल भी हमारे पास पड़ा हुआ है जो उन्होंने रखा हुआ है बिजनेस के पर्पज के लिए। तो 70 दिन का रिजर्व बड़ा ज़्यादा होता है। और आप देखिए कि रशिया से जो थोड़ी सी ड्रॉप हुआ था, बंद नहीं हुआ था, वो दोबारा अभी पिकअप कर जाएगा। और अंबानी को यूएस ने दे दिया है फ्री लाइसेंस, वेनेजुएला से जितना तेल लेना ले जाओ। तो क्योंकि यूएस जो वहाँ से निकालता है $3.5 मिलियन, 35 लाख बैरल एक दिन के वेनेजुएला से, वो खुद अपने यूज़ के लिए यूज़ करता है। और उतना ही लगभग अगर भारत चाहे, क्योंकि सबसे बड़ी रिफाइनरी अभी अंबानी की है दुनिया में, तो बड़े बड़े देश हैं तेल प्रोड्यूस करते हैं, रिफाइनरीज नहीं उनके पास। हमारे पास तेल नहीं है, हमारे पास रिफाइनरी बहुत बड़ी है। तो हो सकता है अगर यही चलता रहा तो पता चला कि और 3-4 महीने में हम दुनिया के लीडिंग ऑयल सप्लायर बन गए, क्योंकि हमें वेनेजुएला से तेल लाने से कोई रोकेगा नहीं। कनाडा वाला प्राइम मिनिस्टर भी आके समझौता करके यहाँ से तेल आ जाएगा। और कहीं महादेव की कृपा से अगर अंडमान निकोबार में तेल निकल आया, जिसका कि बड़ा कॉन्फिडेंस है, तो पूरे का पूरा एक चर्न ऐसा नजर आएगा होते हुए दुनिया ने देखा नहीं होगा। बिकॉज ऑयल और पैसा और बिजनेस जो है सारे इंटरलिंक्ड है, और पावर इन चीज़ों से आती है। जिसके पास पैसा है, बिजनेस तगड़ा है, एनर्जी की सिक्योरिटी है, वो किसी की बात नहीं सुनता फिर। तो देखते हैं अभी क्या होता है आगे। पर हाँ, फिलहाल के लिए हम सेफ हैं, एंड आई थिंक विल टाइट थ्रू जी। एक तरफ, दूसरी तरफ ये बात भी हो रही है कि भारत ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट खamenei के निधन पर नहीं दिया। सोनिया गांधी ने एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिख डाली, पहले दिन से शोर मचा रहे हैं वो कि स्टे हेड ऑफ स्टेट था। वो तो हेड ऑफ स्टेट नहीं था ना, वो तो एक धार्मिक नेता था। हेड ऑफ स्टेट की आपको याद होगा, राष्ट्रपति की शायद पिछले साल डेथ हुई थी, तो भारत ने कॉन्डोलेंस भी दिए थे, और हमारे शायद एक डेलीगेशन भी वहां पर गया था। और भारत जो है वो क्यों इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नहीं बोल रहा है? क्या पीएम मोदी अमेरिका से डर गए हैं? इस तरह की बातें, जो इस तरह का नैरेटिव जो चल रहा है, उसको कैसे समझा जाए? देखिए, इनको झूठ बोलने का इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, इनको पता लगता है कि एक कंफर्म इनको ये पता है कांग्रेस वालों को और सोनिया मैडम को कि 30% देश तो बेवकूफ़ों का है जो इनको वोट देता है। और अभी यूजीसी वीजीसी के चलते हुए काफ़ी लोग भी नाराज़ हो गए, बाकी भी तो और भी 8-10% ये कैप्चर करने के चक्कर में पड़ रहे हैं। लोगों को ये याद होना चाहिए कि नेपाल हमारा बहुत अच्छा दोस्त था, एकमात्र हिंदू नेशन था तब तक जब तक सोनिया मैडम जी अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पहुंची, प्रेसिडेंट अपना हेड ऑफ स्टेट विजिट पे प्राइम मिनिस्टर जी के साथ। वहाँ जाके कहा कि मुझे पशुपतिनाथ मंदिर जाना है। नेपाली ने कहा यहाँ हिंदू जा सकते हैं, आप नहीं जा सकते। तो मुंह तो लटक गया। वापस आए और एक टीम खड़ी की सीताराम येचुरी के नीचे कि नेपाल को बर्बाद कर दो। और उन्होंने वहाँ ऐसा माओवाद फैलाया, ऊपर से चाइनीज बीच में जंप कर गए और उन्होंने चाइना के साथ एमओयू साइन कर लिया। इकलौता हिंदू राष्ट्र एक कम्युनिस्ट नेशन बन गया। और आज इसराइल नेपाल के नक्शे में हमारा इलाका दिखा रहे हैं वो। एक दूसरा, जब पोप यहाँ आए राजीव गांधी के टाइम पे, तो सोनिया मैडम ने कहा कि मैं एयरपोर्ट पे जाऊंगी और उनका मैं हाथ चूमूंगी, क्योंकि वो इनके पोप हैं। तो राजीव गांधी ने कहा ठीक है। तो अर्जुन सिंह जो उस टाइम डिफेंस रक्षा मंत्री स्टेट मंत्री थे, जो इनके काफ़ी क्लोज थे राजीव गांधी के, और उसको इसलिए बिठाया गया था कि अरुण सिंह की इंदिरा गांधी ने कहा था मेरे बेटे को पॉलिटिक्स नहीं आती, समझ नहीं है, तू उसे हेल्प कर दे। तो वो आई थिंक क्लास फेलो टाइप थे कुछ। उसने ये कहा राजीव गांधी को कि हम एक सेकुलर देश हैं, और सेकुलर देश के प्राइम मिनिस्टर की वाइफ अच्छा नहीं लगती कि एक रिलीजियस हेड को कि पैर चूमे, हाथ चूमे। उसको जो करना है अपने घर में जा, उसके जहाँ वो रहेगा उसके गेस्ट हाउस में जाके कर लो, एयरपोर्ट में मत करो, दुनिया भर के कैमरे वहाँ होते हैं। उसके बाद अरुण सिंह का नामो निशान मिट गया। वो इलेक्शन मिनिस्ट्री भी गई, पॉलिटिक्स भी गई, वो गुमनामी में गई, पता नहीं जिंदा ही मर गए, मुझे पता नहीं। तो ये है इनकी बैकग्राउंड है। बाकी टेक्निकल पॉइंट आपने बिल्कुल सही कहा, हेड ऑफ स्टेट होता प्रेसिडेंट, और ईरान का प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है। ये रिलीजियस लीडर है,
कल को बोलेंगे जो वो हमारा नहीं, एक वो बाबा भागा हुआ है, वो जो आइलैंड लेके बैठे, आइलैंड खरीद के बैठा हुआ है, जो उल्टी पुल्टी बातें करता रहता है, कल को टपक गया तो हम क्या बोलेंगे, दुनिया वाले हमें शोक संदेश देंगे। तो ये बेटा कहता है किरोसिन फैला हुआ है, माचिस लगाने की वो है। तो माताश्री बेटे के मोह में इतना अंधी हो चुकी हैं कि ये ऐसे वाले फजूल फजूल के स्टेटमेंट दे रही हैं, ये मान के कि 30% लोग मानेंगे, 10% और मान लेंगे, तो 40 हो गए, शायद इलेक्शन में बेटा मेरा प्राइम मिनिस्टर बन जाए, जो होना नहीं कभी। जी। इनकी तरफ से ये जो बयान दिया जा रहा है कि भारत में, मतलब पीएम मोदी के दोस्त नेतन्याहू ने भारत के सबसे पुराने दोस्त ईरान पर हमला कर दिया। ईरान के साथ भारत की दोस्ती कब थी, और जो बाद में ईरान का स्टैंड रहा इस कश्मीर को लेकर, तब वो क्या था? और उसके बाद 65 की लड़ाई में, 71 की लड़ाई में तो इन्होंने खुद हथियार खरीद खरीद कर पाकिस्तान को दिए। ईरान, ये वो ईरान है, उसको आप भारत का दोस्त कैसे कह सकते हैं आज के माहौल में? इसलिए कह सकते हैं कि इनको कॉन्फिडेंस है कि हम लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ते और हमें पता भी नहीं होगा। पाकिस्तान के साथ ना केवल खड़ा हुआ, ना केवल हथियार दिए, इसने पाकिस्तान को कहा था कि तुम्हारे जहाज जब लैंड करने आए और भारत के जो पीछे पीछे जहाज पीछे पीछा करते हुए आए, तो तुम लोग ईरान में आ जाया करो, यहाँ लैंड कर लिया करो। ये शाह सरकार की पॉलिसी थी खुमैनी से पहले। जब खुमैनी जी आए और ये वाली 79 में तख्ता पलट हुआ, तो पहले कुछ साल तो ऐसे बीत गए, फिर इनकी 10 साल की लड़ाई लगी, ईरान और इराक की 10 साल की लड़ाई। लड़ाया किसने? अमेरिका ने। और सदाम को बोला इनको पीठ। देखो, ईरान को गिराने की कोशिशें आज की थोड़ी हैं। इन्होंने सदाम हुसैन को तैयार किया और उसको घुसेड़ दिया ईरान ईरान के अंदर, अटैक किया कि तू जाके इनका तख्ता पलट कर दे, क्योंकि उन्होंने हमारी बेइज्जती की, हमारी एम्बेसी में बंदे पकड़ लिए और हमारा मिशन फेल हो गया, उसमें इनके जहाज वहाज भी टूट गए थे। तो वो चलता रहा। तो जब 90s में जाके चीज़ें थोड़ी स्टेबल होनी शुरू हुई, तब तक जो सदाम हुसैन था वो अमेरिका ने उसको डिक्लेयर कर दिया था कि वो गुंडा है, तो उसके पीछे पड़ गए हुए थे। तो इन्होंने, ईरान ने क्या किया कि ये जो सारे जो गेम चलती रही, जो इसमें भारत के साथ संबंध कैसे रखा कि ट्रांजैक्शनल रखा। मनमोहन सिंह ने जब ये कहा था शर्म अल शेख में 2007 के 8 में कि हाँ हम बलूचिस्तान में बलोच रेबल्स की हेल्प करते हैं, तो उसका एक रूट हम सबको पता है, वो ईरान उसमें कॉपरेट करता था। ये नहीं कि हमसे प्यार था, इसलिए क्योंकि बलूचिस्तान वाले वो कुछ हिस्सा वो मांग रहे हैं जो ईरान के अंदर है, बलूचिस्तान सिस्तान जिसको कहते हैं, तो उनको अपने डर था। फिर जब कश्मीर में प्रॉब्लम शुरू हुई, तो वहाँ के किसी भी शिया ने हथियार नहीं उठाया, किसी कश्मीरी शिया ने एंटी इंडिया एक्टिविटी नहीं की। कारगिल में भी ऐसी कभी बात नहीं हुई, लेह में भी जो शिया रहते हैं उन्होंने कभी भारत के खिलाफ बात नहीं की। लेकिन शिया को मारना शुरू कर दिया कश्मीरी मुसलमानों सुन्नियों ने। तो तब फिर इनका एक साइलेंस एग्रीमेंट हुआ, सिखों के साथ भी हुआ था। सिमरनजीत सिंह मान वहाँ स्पेशली गया था, बात करके आया था, उसके बाद इन्होंने सिखों को तंग करना छोड़ दिया कश्मीर में। इसी तरीके से शियाज को भी उन्होंने कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई आपस में, और उसके बाद शियाज को उन्होंने पहले कश्मीर में शिया जो गांव होते थे, एक्सक्लूसिव गांव हैं इनके, अमीर लोग हैं ये, तो इनको वो जो दूसरे थे कश्मीरी सुन्नी, वो इनको कहते थे ये मुखबिर हैं फौज के, इन्फॉर्मर्स हैं, तो उनको मारो। तो इसका हमारा गिव एंड टेक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप था। कश्मीर में कभी कभी हमारे खिलाफ भी बोल देता था, लेकिन ये भी फैक्ट है कि शाहबार भी इसने हमें दी थी, फ्री में नहीं दी थी, पैसे लेके दी थी। बट शाहबार की इम्प्लीकेशन जो है वो नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर रशिया और सेंट्रल एशिया से मिलते जो हमारी ज़रूरत है। तो एक मिक्स बैग था हमारा इसके साथ। और वो मिक्स बैग रिलेशन जो है वो देशों में होते हैं। अब ऐसा नहीं था कि ये चला जाएगा तो सब हमारा कोई वाली वारिस नहीं बचेगा, ऐसा नहीं था। अभी हो क्या रहा है कि ओवरऑल अगर आप सिचुएशन देखें, ओवरऑल सिचुएशन ये बन रही है कि इस टाइम दुनिया बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है। और आज आकर जब न्यूक की बात क्यों आप कर रहे हो आज, इसलिए कर रहे हो कि दुनिया को ये भी पता है कि बड़े बड़े कंट्रीज के पास कन्वेंशनल लड़ाई लड़ने की अभी हथियार ही नहीं बचे। अमेरिका ने $3 बिलियन के हथियार तो यूक्रेन में जला दिए फ्री में, $3 बिलियन के। इसराइल जो पिछले इतने महीनों से लड़ाई लड़ रहा है, सालों से, उसको हथियार कहाँ से आ रहा है? इसलिए दुनिया एक्सपेक्ट करती है कि कहीं चाइना अमेरिका या रशिया अमेरिका या ऐसा कोई बड़ा सा क्लैश हो गया, इवन ईरान अमेरिका, तो शायद हम अपनी ज़िंदगी में अपनी आंखों के सामने न्यूक्स चलते हुए देखें। तो ऐसे हालत में आपको क्या चाहिए? एज ए कंट्री आपको सेफ गार्ड करना है 2-3 चीज़ें। एक ये कि आपका जो ट्रेड रूट्स हैं वो ठीक ठाक खुले रहें, उन पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े, आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ठीक चलता रहे।
उसमें एनर्जी सबसे बड़ा जो हमारी डिपेंडेंस है, हमारी पूरा तेल बाहर से आता है, उसको सेफ गार्ड करना ज़रूरी है। फिर हमें ऐसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी चाहिए कि हम दुश्मन को जिस कमरे के जिस वॉशरूम में बैठा हुआ वहाँ मारना चाहे तो मार सकें। उसकी जो कैपेबिलिटी है वो हमने जो ऑपरेशन सिंदूर में देखी, हम सबको पता है वो जो मिसाइल्स फायर हुई वो लार्जली इसराइल की बनी हुई थी। तीसरा हम कह रहे हैं कि हम अपने देश को प्रोटेक्ट करेंगे, एक आयरन डोम बनाएंगे, छोटे छोटे आयरन डोम्स, और सबको मिला के बड़ा आयरन डोम बनेगा, ताकि हमारे देश के सारे इंपॉर्टेंट शहर और इंपॉर्टेंट सेंटर्स जैसे अयोध्या है, अक्षरधाम है, न्यूक्लियर साइट्स हैं, इसरो के हैं, ये सारे सेफ होंगे। वो है सेफ्टी डिफेंस। लेकिन आपने देखा इसराइल को आज मार पड़ रही है, डिफेंस की एक लिमिट है। उधर से मिसाइल आई, आपने मिसाइल फेंकी, उधर से मिसाइल आई, आपने मिसाइल। जब दुश्मन धड़ाधड़ मिसाइल फेंकने शुरू करे, जो इसराइल के साथ हुआ, तो आपका स्टॉक खत्म हो जाता है और ये बड़ा महंगा होता है। तो इसलिए हमने क्या किया, हम चाहते हैं कि हमारा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन DW जिसको कहते हैं वो हम डेवलप करें, जो कि आते हुए प्रोजेक्टाइल को, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे जहाज हो, चाहे वो मिसाइल हो, उसको हवा में उड़ा सके बिना धमाका किए। तो वो जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हैं DEW, वो हमारे पास ऑलरेडी हैं, लेकिन उसकी वाटेज पे डिपेंड होता है। हाई वाटेज का मतलब जिसका वाट जो 3000 5000 वाट का है, वो उसकी दूरी उतनी क्षमता बढ़ जाती है। तो हमें इसराइल की हेल्प चाहिए, उसको आयरन बीम कह रहे हैं हम, आयरन बीम को डेवलप करने के लिए। एम ये है कि जो हमारे थ्रेट हमारे ऊपर आए, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया, थ्रेट दिल्ली पे आ रही है, मुंबई पे आ रही है, कलकत्ता पे आ रही है, लेकिन उसको हम ठोकें बॉर्डर से क्रॉस करने से पहले। तो बॉर्डर से दुश्मन के वहां से निकला गोला जब मिसाइल, तो उसको दुश्मन के इलाके में ही न्यूट्रलाइज करना है। उसके लिए हमें जो जितनी तगड़ी एनर्जी का बीम चाहिए, वो कैपेबिलिटी हमारे पास अभी नहीं है, वो सिर्फ इसराइल के पास और अमेरिका के पास है। तो इन सब चीज़ों के लिए जब हमने सामने, एक तरफ ईरान है, एक तरफ बेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है, और अमेरिका का हम विश्वास नहीं करते, लेकिन इसराइल ने हमें आज तक कभी निराश नहीं किया, हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। तो आप बताइए अंजू जी, इस होने वाली लड़ाई में आप किसकी तरफ पक्ष लेंगी? हम कह रहे हैं हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे। प्रधानमंत्री जी ईरान में भी बात करते हैं शाम को, और इसराइल में भी बात करते हैं, हमारे विदेश मंत्री UAE से भी बात कर रहे हैं, सऊदी से भी बात कर रहे हैं। वी आर इन टच विद एवरीबडी। बट हम सब समझते हैं ना एज कॉमनर्स कि इस लड़ाई में अगर लड़ाई बढ़ गई तो पूरा रीजन डिस्टेबलाइज होगा ही होगा, ईरान का सत्यानाश हो जाएगा, अमेरिका की नाक कटेगी अगर कटी तो जब ईरान का अंत हमें दिख रहा है कि जा तो ये बिल्कुल वीक होके छोड़ेंगे इसको इसी गवर्नमेंट के साथ कि तुम करो जो करना, अब तुम्हारी औकात ही नहीं, तुम्हें अभी दोबारा न्यूक व्यूक बनाने में 25 साल लगेंगे, तब देखेंगे। या फिर इनका तख्ता पलट करेंगे, जो जब तक अमेरिका अपने सैनिक नहीं भेजता तख्ता पलट हो नहीं सकता, सिर्फ बम्बार्डमेंट से किसी का आज तक रजीम चेंज नहीं हुआ। तीसरा ये है कि ये जिहादी को भेजेंगे, ISI के 1 लाख लोग सीरिया से आ जाएं, बलूचिस्तान वाले यहाँ से घुस जाएं, ऊपर से अजरबैजान से आ जाएं, तो फिर ये ईरान टूट जाएगा। तो रजीम चेंज और टूटने में बहुत फर्क है। तो टूटा हुआ जो ईरान है उसमें हमने किससे डील करना है तब देखेंगे। लेकिन चांसेस क्या है, जो 3 चीजें मैंने बताई, तीनों में से एक ना एक तो होनी है। बेसिकली वो ईरान का अंत है। तो हमारी समझदारी किसमें है? हमारी समझदारी ये है कि हम अपने इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करें। हम ईरान को, अगर हम ईरान के सपोर्ट में नहीं बोल रहे तो हम ईरान के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम ये कह रहे हैं लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लड़ाई का टाइम नहीं है। और उसका एक रीज़न ये भी है कि कुछ हज़ार लोग हमारे ईरान में काम करते हैं, वेर एज गल्फ में और वेस्ट एशिया की बाकी कंट्रीज इंक्लूडिंग इसराइल लाखों इंडियंस काम करते हैं। बिल्कुल। और वहाँ से जो फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास रिजर्व आता है हर साल, उसका कारण है कि हम दुनिया का जो मनचाहा हथियार जहाँ से हम दिल चाहे, हमारा 725 बिलियन डॉलर का रिजर्व है। तो आप वो जो उसकी एक बड़ी इनकम और जो भारतीय वहाँ पे रहते हैं, इसको ओवरऑल को देख के आप बात करते हो। बिल्कुल। बाकी आपको पता ही है अंजू जी, ये अगर आज भारत ने कोई स्टेटमेंट दिया या नहीं दिया, जो खमैनी साहब के लिए शोक व्यक्त नहीं किया, तो क्या पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात कर ली हो। ईरान का जो नेक्स्ट जो भी है, उनका नेक्स्ट तो वो जीने नहीं दे रहे ना, जो नेक्स्ट है उसको उड़ा रहे हैं। हाउड़ा। बैकडोर चैनल्स होती हैं, हमारी एम्बेसीज वहाँ होती हैं, एक रिटर्न शोक पत्र यहाँ से जा सकता है, प्रेस में दिखाने की जरूरत नहीं। तो डिप्लोमेसी में बहुत सारी चीजें होती हैं, ये बयानबाजी करना, बयान नहीं दिया, दिस इज स्टूपिड जी। सर ये तो बचकानी हरकतें हैं ना, कि बयान नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अब राहुल गांधी पूछ लेना अमेरिका से कितने जहाज गिरे। हमसे तो पूछ लो। अपने ही देश में बैठ कर पूछते थे। सबक लेना चाहिए इजराइल के ऑपोजिशन लीडर से। उनको एक चैनल पर इंटरव्यू कर रहा था इन्हीं राहुल गांधी का। राजदीप, हाँ राजदीप कैसे कसाई। मुंह बंद था उसका।
हम्म। तो ये तो इस विपक्ष को सीखना चाहिए, चिट्ठियां लिख लिख कर, पता नहीं अपने आप को, पता नहीं अब कौन से थैले पहनकर इनकी बहन घूमेंगी, मैं तो ये भी नहीं समझ पा रही हूँ। पर एक चीज और है, वो जो पाकिस्तान है वो तो बड़ा डरा हुआ है। वो जरदारी अपना वो संसद में बोल रहा था अपने यहाँ, कह रहा था कि भारत तो एक और युद्ध की तैयारी में है, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि अभी वो ये ना करे, उसकी सलाह से चलेगा भारत। तो यानी कि वो भी डरा सहमा बह रहा है कि उसका नंबर लगने वाला है, ये फ्रंट खुलने वाला है। नहीं, जरदारी हमेशा हमारा मित्र रहा है। उनकी जो बेगम है, उनके अपने बड़े काम किए हैं भारत में, जो मैं मेंशन नहीं करना चाहता। तो वो अच्छी बात कर रहा है। वो ये कह रहा है कि अभी मत कुछ करो, क्योंकि अभी हमें ईरान में भी पीटना है। अफगानिस्तान तो हमें पीट ही रहा है। अब ईरान ने बोल दिया कि तुम सालों, तुमने हमारा अपनी एयर स्पेस और इंटेलिजेंस शेयर की है, तो अब तुम्हारी पिटाई होगी, ठहर जाओ। तो वो कह रहा है कि पहले अफगानी पीट रहे हैं, फिर ईरान को पीटने दो, क्योंकि उम्मा है, मुस्लिम भाइयों का पहला हक है। फिर तुम बचे खुचे जब बचे तुम पीट लेना। तो अच्छी बात है ना, थोड़ा मिशन कम खर्च होगा। वो हमारा दोस्त है। अंजू जी, आप उसको नुक्ताचीनी ना करें, उसकी प्रेज करें प्लीज। दुनिया का समझ। सबसे करप्ट पॉलिटिशियन है वो। लेकिन जिस तरह से खमेनी की मौत के बाद पाकिस्तान में अमेरिका के कॉन्सुलेट को, उनके वो एम्बेसी को टारगेट किया वहां के शिया समुदाय के लोगों ने, और वहां पर गोलियां चल गई, कितने 40-50 मारे गए हैं, गोली भी चलाई यूएस मरीन्स ने। तो ये सारे हालात तो डोनाल्ड ट्रंप को डिस्टर्ब कर रहे होंगे। उनको लग रहा होगा जिसको मैंने पाला पोसा, इतना फंड दिया, उसी देश में मेरी कॉन्सुलेट और एम्बेसी को टारगेट किया जा रहा है, और मुल्ला मुनीर कुछ कर ही नहीं पा रहा है। पता नहीं वो खुद कहाँ छिपा बैठा है बंकर में। आई होप कि ट्रंप को एहसास हो गया हो, क्योंकि जब वो ड्रामा कर रहा था टैरिफ टैरिफ टैरिफ, और आसिम मुनीर को अपने गोद में लेके बैठा हुआ था, तो हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे हम हमारे और अमेरिका के बीच में। उस टाइम भी अमेरिका के पेंटागन ने कभी भी हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोला, जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, बिकॉज हमारा डिफेंस टू डिफेंस उनके साथ अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। उनको पता है कि हमारे बिना इंडियन ओशन में आप चिड़िया पर नहीं मार सकती। और मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं आने वाले 10 सालों की बात कर रहा हूँ। तो अगर अमेरिका भारत को अपना दुश्मन मान के बैठ जाए, तो फिर सबसे बड़ा लॉस अमेरिका को होगा, उसकी सबसे बड़ी मार्केट खत्म होगी। हम तो सर्वाइव कर जाएंगे। तो पेंटागन समझता है कि हमें कोलैबोरेट करना चाहिए। जो बीच में बातें बनती है ना कि G2, कि आधा दुनिया जो है वो अमेरिका रख ले, आधी दुनिया चाइना रख ले। चाइना की तो औकात अभी खत्म ही समझ लो। अभी देख रहे हो उसको, वेनेजुएला का तेल खत्म हो गया, ईरान का खत्म हो गया, उनका बहुत बुरा टाइम आने वाला है, उनके घर के अंदर लड़ाई लगी हुई है। तो ऐसे में भारत एक स्टेबल मार्केट इकोनॉमी है, जहाँ पे आप अपना बेच सकते हो सामान, और वहाँ से आप पैसा कमा सकते हो। तो अमेरिका हमारे साथ, अमेरिकन जो थिंक टैंक्स हैं वो हमारे साथ अलाइन करते हैं। जो आप कह रहे हैं कि ट्रंप को एहसास हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि हो गया हो। क्योंकि ये भी है ना कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के आगे खड़े होकर उसके कॉन्ट्ररी व्यू देने में भी बड़ी हिम्मत चाहिए, लोग नहीं करते। क्योंकि ट्रंप कब किसको फायर कर दे पता नहीं चलता। सीआईए वाले कहते हैं ना, अभी कहते हैं जी सीआईए ने पहले बोला था कि बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन है सद्दाम के पास, नहीं मिले। अभी सीआईए ने बोला कि न्यूक्लियर वेपन है ईरान के पास, ये भी नहीं मिलने वाले। हमारे दर्शकों को समझना होगा कि जो सीआईए है ना, वो सिविल रूल्स के अंडर नहीं आता अमेरिका में। सिविल रूल्स का मतलब ये है, जैसे हमारे यहाँ आईएएस आईपीएस ये है, एक सिविल रूल यहाँ चलते हैं कि एक आदमी ये गलती करता है तो उसको ये ऐसे इंक्वायरी होगी, फिर उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा। अगर गिल्टी हुआ तो, आपको पता है हमारे यहाँ क्या होता है, आईएएस अफसर गिल्टी हो तो उसके एक एक डिस्ट्रिक्ट का डीसी होता है, उसको उठा के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेज देते हैं। यहाँ इतनी पनिशमेंट है। बट एक रूल का तरीका है जिसमें आपको अपनी सफाई देने का पूरा हक है। सीआईए जो है वो सिविल रूल के अंडर नहीं आता। सीआईए के स्पेशल प्रोविजंस हैं, और वहाँ की सारी अपॉइंटमेंट, अगर कल आप तुलसी गबार्ड के साथ जाते हो, उनके डायरेक्टर बनते हो, तो उनका आपको लेटर में लिखा होगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज प्लीज टू अपॉइंट यू। इसका मतलब ये है कि जिस दिन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बोलेगा उस दिन आपको फायर किया जा सकता है, बिना एक्सप्लेनेशन दिए, बिना आपको कोई कॉम्पनसेशन दिए। तो ये सीआईए वाले क्या करें? वो अगर सच बोलते हैं तो ट्रंप को गवारा नहीं है, क्योंकि जो वॉर मॉन्गर्स होते हैं जिन्होंने लड़ाई लगवानी होती है। और फिर आप ये ना बोले ना कि इतना बड़ा इनका मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जिसको एमआईसी कहते हैं, उनका अलग से प्रेशर है। तो ट्रंप ने ये जो फैसला किया, अगर सीआईए ने गलत खबर दी है तो फिर हेड मस्ट रोल। ये भी पॉसिबिलिटी कि सीआईए ने खबर दी होगी और ट्रंप ने बोला आई डोंट एग्री। क्यों? तुलसी गबार्ड ने कांग्रेस में शपथ लेके बोला था कि हमें कंफर्म पता चला है ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। और जब ट्रंप को पूछा गया कि आपकी जो हेड है सिक्योरिटी की, वो ये कह रही है,
उसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो वो कहता है आई डोंट केयर खुशी। तो ऐसे बंदे की सोच जो किसी को भी, मतलब आप देखो, आप तुलसी गबार्ड को छोटा लेवल पे थोड़ी बैठी है, वो एक कैबिनेट मिनिस्टर रैंक की लेडी है, उसके लिए कह रहा है। इसका मतलब कल मन करेगा तुलसी को भी फायर कर देगा, सीए के हेड को भी तो फायर कर देगा। तो फिर लोग, सिस्टम क्या करता है, सिस्टम भी अपने आप को अडेप्ट करके आपको वही बातें सुनाता है जो आपको पसंद हो। तो लेकिन उसका खमियाजा देखो दिख रहा सामने। ईरान पूरा तबाह हो जाए वो अलग स्टोरी है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन अमेरिका का अगर 10% एसेट्स भी बर्बाद हुई, जितनी यहाँ डिप्लॉय कर रखी है इसने, 500 जहाज हैं, समुद्री बेड़ा है, फौज है, सब कुछ है, उसमें अगर 5 से 10% भी डैमेज हो गया, मतलब 20 से 25 जहाज भी अगर गिर गए इनके, तो 3 बोल रहा है, तो अब पहले लोग 15 की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर ये हैवान किस तरफ निकलेगा और किस किस का नुकसान करेगा, कहना बहुत मुश्किल है, और वो पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरे की बात होगी। जी। और अभी तक ईरान ने पाकिस्तान को टारगेट क्यों नहीं किया? क्योंकि ये तो सबको पता चल रहा है कि जो ड्रोन थे वो तो बहुत दूर से आ नहीं सकते, वो कहां से आएंगे, और उसी इलाके में ड्रोन आए हैं जो ईरान की सीमा पाकिस्तान से सटी हुई है। तो ये तो सबको समझ में आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो IRGC है उसके कुछ लोग यहाँ के छिप गए हों? पाकिस्तान का क्या भरोसा, जो पैसा दे उसकी मदद कर देता है। वो ओसामा कितने दिन तक छिपा रहा, अमेरिका को पता तक नहीं चला। तो हो सकता है यहाँ पर भी डबल गेम खेल रहा हो पाकिस्तान। पॉसिबल है, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर पे शिया पॉपुलेशन भी रहती है काफ़ी, और क्योंकि वहाँ पे लोग जाते भी हैं अपने, जैसे इनका हज होता है वैसे ही शियाज हज भी करते हैं, लेकिन शियाज का जो अपने पिलग्रिमेज है, अपने जो होली साइट्स हैं, इराक में हैं, ईरान में हैं, तो जाते हैं लोग। और ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर वर्चुअली खुला हुआ है, आप वीज़ा लगाओ और बाई रोड बाइक लेके निकल जाओ, उस टाइप का है। तो IRGC वाले छुप रहे हैं, पॉसिबिलिटी है, लेकिन IRGC को मारता है बलोच लिबरेशन वाले, तो बलूचिस्तान में तो उनको घुसने नहीं देंगे वो। अफगानिस्तान में IRGC वाले गए हैं, वो ऑलरेडी पता लग गया है। IRGC वाले इराक में भी चले गए हैं। और आप ये समझें कि जो IRGC जो हैं, ये जो लोग हैं, ये अभी इंडिपेंडेंट हो रखे हैं, इनको सेंट्रल कंट्रोल कोई नहीं कर रहा, उनको टूट फूट गए हैं सारे, अपने अपने इंडिपेंडेंट चल रहे हैं। तो ये सारे हार्डन्ड हैं। तो जब वो, जैसे शिया, ये IRGC वाले शिया जब जाते हैं इराक में, तो इराक में 65% शिया पॉपुलेशन है, तो वहाँ इनकी सपोर्ट बेस है। अफगानिस्तान का जो नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान का इलाका है, वो शिया इलाका है। इसी तरीके जो परा चिनार का जो पाकिस्तान के अंदर परा चिनार है, उसमें 3 हिस्से हैं, जो ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न परा चिनार, वो सारा शिया डोमिनेटेड है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये लोग वहां से निकलेंगे, लेकिन ये लोग भाग के नहीं निकलेंगे, ये लोग निकलेंगे वापिस अमेरिकन को हर्ट करने के लिए, कि जब मौका आएगा, जब अंदर एक सिविल वॉर टाइप चलेगी, क्योंकि लग रहा है कि अगर अमेरिका ने, तो देखो, आपने ईरान को तोड़ा 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 तोड़ा, मार मार के बुरा हाल कर दिया, किस कहाँ मारा, उनकी कैपिटल आपने उड़ा दी, कैपिटल सिटी। तो भाई आपको कल एक टाइम आएगा ना कि किसी ईरानी से बात करनी पड़ेगी मिलके। आपने खुमैनी के कैबिनेट को उड़ाया, उसके जो नंबर 2 अपॉइंट हुए 24 घंटे में उनको उड़ा दिया, तो क्या आप किसी गली के कुत्ते से बात करोगे? किसी स्टेज पे तो आप आके बात करोगे ना, जहाँ अमेरिका बोलेगा कि ईरान इज पार्ट ऑफ अमेरिका, ये तो हो नहीं सकता, अमेरिका, ईरान इज टू बिग। तो आपको अगर डिस्ट्रॉय करना ही था, तो आप और सिटी सेंटर्स और फैसिलिटीज को उड़ाते, ताकि कैपिटल सिटी पे प्रेशर पड़ता, और फिर कैपिटल सिटी में से कोई विद्रोह होता, कोई तख्ता पलट होता, कोई बंदा निकल के आता, बोलता व्हाइट फ्लैग पकड़ के, अमेरिका जी बस करो, हम बात करने के लिए तैयार हैं, हम आपकी शर्तें मान लेंगे। आपने वहां छोड़ा है कोई नहीं लीडर, और आप मारने में लगे हुए हो। तो ये जो स्ट्रेटजी है ना, ये समझ नहीं आती। मैं जनरल GD बख्शी जी का इंटरव्यू देख रहा था, बड़ी सही बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा भाई, जापान पे जब अटैक हुआ तो किसी ने टोक्यो को नहीं मारा, हिरोशिमा नागासाकी को मार के डरा दिया, तो टोक्यो वाले बात करने पे आ गए, वो लीडरशिप इंटैक्ट बची रही, डिसीजन मेकर रहे, बचे रहे। आपने ईरान का वो भूता बना दिया है कि कल को कौन उठ के वहां पे पहले हाथ खड़ा करेगा, मैं लीडर हूँ, पहले तो आप उसको मार रहे हो, चलो मारना बंद कर दिया, अब बोलोगे रानियों को हाँ भाई लीडर भेजो। तो छोटा सा बंदा गली से उठ के म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर जो सीनियर मोस्ट होगा, उसको थोड़ा ईरान मानेगा पूरा। तो फिर देश के टूटने और सिविल वॉर वाले हालात हो जाएंगे। और एक सुपर पावर से ऐसा डिसीजन हम एक्सपेक्ट नहीं करते। सुपर पावर एक गली के गुंडे की तरह नहीं सोचना चाहिए था, उनको बड़ा मैच्योरली सोचना चाहिए था। ईरान को आप मार रहे हो वो ठीक है, ईरान के मरने से जो ऑयल डिस्ट्रप्शन होने वाला है, लोगों की ऑयल एंड गैस जो रुकने वाली है, पूरी दुनिया पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसके बारे में एक सुपर पावर, अगर आप पूरे दुनिया के विश्व गुरु बन के बैठे हो,
तो भैया फिर आपको इतनी सेंस होनी चाहिए ना। बिल्कुल। वहां पे ये फेलियर है अमेरिकन। और ये भी बाल लोग सच ही तो कहते हैं कि भाई इसराइल को लुक आफ्टर नहीं करता अमेरिका, अमेरिका से काम करवाता है इसराइल। और ये हो यही रहा है कि ये लड़ाई लड़ी जा रही है ईरान इसराइल के कहने पे। और वो कहने की कहानी मैं आपको सुना चुका हूँ, 91 से इसराइल कह रहा है कि बस और 2-3 हफ्ते अगर हमने इनको नहीं पीटा तो बस बन गया, न्यूक्लियर हो गया ईरान। आज तक तो हुआ नहीं। तो ये है ओवरऑल एक गंदी सी सिचुएशन बनी हुई है, जिसका जितना यहाँ खून बहेगा अंजू जी, और उसके बाद जो खून बहता रहेगा, सारे का सारा जो उसका जिम्मा वो अमेरिका का है। बिल्कुल, क्योंकि ना रायता इतना फैलेगा ये तो शायद अमेरिका ने भी नहीं सोचा था। क्योंकि जिस तरह से मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ को टारगेट कर रहा है ईरान, उससे बात आगे बढ़ती चली जा रही है, कहीं रुकती हुई नज़र नहीं आ रही है। ईरान झुकने वाला नहीं है। या तो कहीं से दोनों के बीच बातचीत हो, सीज़ फायर हो, कोई एक झुक जाए, वो हालात भी नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे में पता नहीं किस ऑप्शन के साथ ये युद्ध खत्म होगा। फिलहाल तो लग रहा है कि ताबड़तोड़ हमले जिस तरह से हो रहे हैं, कोई झुकने वाला नहीं। ईरान ने तो सोच लिया है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और अमेरिका को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। वो अभी उसका आंकलन शायद अमेरिका कर नहीं पा रहा है। देखते हैं कि कहीं कोई सीज़ फायर की, कोई बातचीत की राह निकलती है या फिर न्यूक वेपन का इस्तेमाल आखिरी तौर पर अमेरिका करता है। सर, आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत विस्तार से बड़ी अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार। जय हिंद।